दोस्तों नमस्कार। आज अपन देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान का सार भी कहा जा सकता है। प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। संविधान का क्या लक्ष्य है, संविधान का क्या उद्देश्य है, उसका वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। संविधान का सार कहा जा सकता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का वर्णन इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार की प्रस्तावना भारतीय संविधान में दी गई है, जिसमें बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बाकी की प्रस्तावना मूल संविधान में जैसे लिखी गई थी इसी रूप में है। अब प्रस्तावना का अपन देखें तो प्रस्तावना का शुरुआत होती हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से मतलब है कि संविधान के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। हम भारत के लोग से मतलब है कि संविधान के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जनता ही सर्वोपरि है। फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। आंतरिक क्षेत्र में भारत निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा और विदेशों से या दूसरे देशों से भारत कैसे संबंध रखेगा, इस मामले में भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। बिना किसी बाह्य शक्ति या बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। स्वतंत्र होकर भारत निर्णय लेगा। समाजवादी। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। समाजवाद शब्द का अर्थ है देश के संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि सरकार धन के केंद्रीकरण को रोकेगी। कुछ व्यक्तियों के हाथ में धन का केंद्रीकरण होने के स्थान पर आम जनता के
सुख सुविधाओं पर ध्यान देगी और पूंजी का जहाँ तक केंद्रीकरण हो उससे रोकने का प्रयास करेगी और सार्वजनिक धन का जनता के हित के लिए उपयोग हो इस तरीके का सरकार प्रयास करेगी। फिर है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को विशेषकर अल्पसंख्यक धर्मों को हितों की सुरक्षा राज्य करेगा। राज्य की दृष्टि से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा किया जाएगा। प्रस्तावना में फिर आगे लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब है देश का संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र है परंतु वहाँ का संवैधानिक प्रमुख जो राजा है, सम्राट है ब्रिटेन का, वो वंशानुगत आधार पर आज भी पद ग्रहण करता है। भारत में ऐसा न होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। फिर है न्याय। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है राज्य न्याय प्रदान करते समय किसी प्रकार से जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर दिए जाएंगे। अभावग्रस्त जो लोग हैं उनको भी संसाधन मुहैया कराया जाएगा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। ये राजनीतिक न्याय हो गया। तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों ही दृष्टियों से राज्य ध्यान रखेगा। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त होगी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं अपन। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धार्मिक मामलों या धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां तक संभव हो सके। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, नागरिकों को ऊपर उठने के समान अधिकार दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब नागरिकों को ऊपर उठने के समान अवसर दिए जाएंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, किसी भी हद तक, किसी भी स्थिति में देश की एकता और अखंडता को बाधित नहीं किया जाएगा। भारत एक अखंड भारत होगा। विध्वंसकारी गतिविधियां भारत में अलाउ नहीं होगी। देश की एकता और अखंडता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और लोगों में भाईचारा और बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या सार कहा जा सकता है। भारतीय संविधान के संपूर्ण लक्ष्यों को इस प्रस्तावना में वर्णित किया गया है।
कई बार विवाद का विषय रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। बेरुवाड़ी मामला हुआ 1960 में एक, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवाड़ी मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश भी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते, परंतु 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का अंग ही नहीं है बल्कि संविधान की व्याख्या का आधार भी है। तब से निरंतर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार इस चीज को दोहराया और माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि विभिन्न समय पे व्याख्या करने में प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। एसआर बॉम्बे केस हुआ, एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में, उसमें भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग ही नहीं, अपन ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जय हिंद, जय भारत।